बहुत स्वागत है। बड़ा फैसला टीईटी पर टीचर्स पात्रता परीक्षा पर देश के सभी राज्यों के जितने भी 25 लाख से ज़्यादा प्राइमरी और मिडिल कैडर के जो शिक्षक हैं उनको परीक्षा यहाँ पर अनिवार्य की गई है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के इस फाइनल फैसले पर किन शिक्षकों को राहत दी गई है, किन शिक्षकों को छूट दी गई है, कंप्लीट जानकारी आपको यहाँ पर मिलेगी। अगर आप भी सरकारी स्कूल के सरकारी शिक्षक हैं, प्राइमरी और मिडिल कैडर से हैं, तो आप इस परीक्षा के दायरे में आएंगे कि नहीं आएंगे, आगे आपको क्या करना है और जितने भी संगठन हैं सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद आगे क्या हो सकता है, इसको जरूर देखिएगा क्योंकि यह आपके नौकरी। सुप्रीम कोर्ट ने स्कूलों में कार्यरत इन सर्विस यानी वर्तमान में जो शिक्षक हैं उनके लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी कि टीईटी उत्तीर्ण करने की अनिवार्यता को चुनौती देने वाली समीक्षा याचिकाओं के एक बड़े बैच को खारिज कर दिया है। यानी जितने भी राज्य और संगठनों ने इन याचिकाओं को लगाया था पुनर्विचार याचिका, उनको सभी को खारिज कर दिया है। हालांकि व्यापक लोकहित और व्यवहारिक कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए न्यायालय ने इन शिक्षकों को एक बड़ी राहत भी दी है। जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस मनमोहन की खंडपीठ ने संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत प्राप्त अपनी असाधारण शक्तियों का प्रयोग करते हुए शिक्षा के अधिकार यानी कि आरटीई अधिनियम 2009 लागू होने से पहले नियुक्त इन सर्विस शिक्षकों के लिए अनिवार्य योग्यता प्राप्त करने की समय सीमा को 1 वर्ष के लिए आगे बढ़ा दिया है। अब इन शिक्षकों के पास टीईटी परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए 31 अगस्त 2028 तक का समय होगा, जिसके विफल रहने पर वे सेवा में बने रहने के पात्र नहीं होंगे। यहाँ पर एक बार फिर बता दें कि जिन शिक्षकों की परीक्षा होनी है और किनको छूट दी गई है वो आपको आगे देखने को मिलेगा। लेकिन जिनकी परीक्षा होनी है उनको अगर परीक्षा में जितने भी चांस मिल रहे हैं 3 साल के अंदर, उस दौरान अगर वह अनुत्तीर्ण हो जाते हैं, परीक्षा नहीं निकाल पाते हैं, परीक्षा में फेल हो जाते हैं, तो उनको सेवा से रिटायर कर दिया जाएगा यहाँ पर, और उनको तमाम जो लाभ थे वो मिलेंगे, लेकिन उनको रिटायर कर दिया जाएगा, यानी जो वेतन है उनका लाभ वह नहीं पाएंगे। अब इस मामले को पूरा बारीकी से शुरू से समझिए। मामले की जो पृष्ठभूमि है, इस विवाद की जड़ें सुप्रीम कोर्ट द्वारा अंजुमन इसात अत तालीम ट्रस्ट बनाम महाराष्ट्र राज्य साल 2025 सीसी ऑनलाइन एसी 1912 मामले में दिए गए पूर्व निर्णय में निहित है। उस मूल निर्णय में न्यायालय ने आरटीई अधिनियम की धारा 23 की व्याख्या करते हुए यह माना था कि टीईटी की अनिवार्यता इन सर्विस यानी वर्तमान कार्यरत शिक्षकों पर भी समान रूप से लागू होती है, जो कानून के लागू होने से पहले नियुक्त किए गए थे और जिनकी सेवानिवृत्ति में 5 वर्ष से अधिक का समय शेष बचा हुआ है। अब यह योग्यता सेवा निरंतरता के साथ साथ पदोन्नति के लिए भी अनिवार्य मानी गई थी। यानी अगर जिन शिक्षकों को यहाँ पर छूट दी गई है टीटी से, वह अगर टीटी परीक्षा पास नहीं करते हैं, परीक्षा नहीं देते हैं, तो वह नौकरी पर बने रहेंगे, लेकिन उनका प्रमोशन वगैरह नहीं होगा, रिटायर उनका उसी कैडर से होगा जिसमें वो आज के समय में वर्तमान में है। अब अपने पूर्व के आदेश में न्यायालय ने अनुच्छेद 142 का उपयोग करते हुए इन शिक्षकों को 1 सितंबर साल 2025 से शुरू होने वाले 2 साल की अवधि प्रदान की थी, जो पहले का फैसला था। अब इस निर्देश से असंतुष्ट होकर विभिन्न राज्य सरकारों, शिक्षक संगठनों और व्यक्तिगत शिक्षकों के द्वारा 65 से अधिक समीक्षा याचिकाएं दायर की गईं, जिसमें दावा किया गया था कि मूल निर्णय में कानून की व्याख्या दोषपूर्ण की गई थी और निर्धारित समय सीमा अत्यधिक कम थी। इसके बाद याचिकाकर्ताओं और प्रतिवादियों के तर्क शुरू हुए। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में दोनों पक्षों के वरिष्ठ अधिवक्ताओं की दलीलें सुनी। याचिकाकर्ताओं के प्रमुख तर्कों को न्यायालय ने 5 मुख्य बिंदुओं में संकलित किया। पहला बिंदु, पूर्वलक्षी प्रभाव का विरोध। याचिकाकर्ताओं का तर्क था कि आरटीई अधिनियम यानी कि जो 1 अप्रैल साल 2010 से प्रभावी हुआ और इसके साल 2017 के संशोधन को पूर्व व्यापी प्रभाव से लागू करके उन शिक्षकों को अयोग्य नहीं ठहराया जा सकता जिनकी नियुक्तियां तत्कालीन नियमों के अनुसार पूर्णतः वैध थी। यानी स्पष्ट है जो तर्क दिए गए याचिकाकर्ताओं की ओर से पहले नंबर में कि अगर आप कानून बाद में ला रहे हो और नियुक्तियां पहले के नियमों के तहत पहले हुई हैं, तो पहले वालों को छूट मिलनी चाहिए। इस पर कोर्ट ने क्या कहा हुआ भी आपको देखने को मिलेगा। दूसरा जो तर्क था, एनसीटीई अधिनियम की धारा 12A का संरक्षण। याचिकाकर्ताओं ने राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद यानी कि एनसीटीई अधिनियम 1993 की धारा 12A के पहले प्रावधान का हवाला देते हुए तर्क दिया कि एनसीटीई संशोधन अधिनियम साल 2011 से पहले नियुक्त किए गए शिक्षकों को योग्यता की कमी के आधार पर सेवा से नहीं हटाया जा सकता है। यानी इनका तर्क था कि आरटीई का जो अधिनियम है वो साल 2011 से प्रभावी हुआ और उसके 2011 से जो पहले थे यानी उनको हटाया नहीं जा सकता है। तीसरा जो तर्क था यहाँ पर कि सेवा शर्तों में अनुचित परिवर्तन। याचिकाकर्ताओं का कहना था कि करियर के मध्य में टीईटी जैसी नई योग्यता थोपना सेवा न्याय शास्त्र के स्थापित सिद्धांतों के खिलाफ है, जो नियुक्ति के बाद कर्मचारियों के हितों को नुकसान पहुंचाने वाले बदलावों को प्रतिबंधित करता है।
साथ ही जो चौथा तर्क था याचिकाकर्ताओं की ओर से, इन्होंने एनसीटी अधिसूचना के तहत छूट, यानी याचिकाकर्ताओं ने 23 अगस्त साल 2010 की एनसीटीई अधिसूचना के पैराग्राफ 4C का उल्लेख किया, जिसके तहत पूर्व नियुक्त शिक्षकों की न्यूनतम शैक्षणिक योग्यताओं से छूट प्रदान की गई थी। पांचवा जो तर्क था व्यवहारिक कठिनाइयों को लेकर था, जिसमें याचिकाकर्ताओं ने दलील दिया कि केवल 2 वर्ष की समय सीमा बहुत कम है। यदि हजारों की संख्या में सेवारत शिक्षक अचानक अयोग्य हो जाते हैं तो इससे पूरी स्कूली शिक्षा व्यवस्था चरमरा जाएगी और छात्रों का भविष्य संकट में पड़ जाएगा। वहीं इन जो 5 सवाल आपने देखे, इस पर कोर्ट ने स्टेप बाय स्टेप क्या कहा यह भी देखिए। न्यायालय का कानूनी विश्लेषण, उसमें क्या फैसला किया और क्या टिप्पणियां की गई। समीक्षा याचिका का सीमित कानूनी दायरा। पहला, जिसमें न्यायालय ने पुनः स्पष्ट किया कि समीक्षा याचिका का उद्देश्य किसी निर्णय की अपीली स्तर पर पुनरावृत्ति करना नहीं होता। जस्टिस दीपांकर दत्ता ने निर्णय लिखते हुए नॉर्दर्न इंडिया कैटर्स यानी इंडिया लिमिटेड बनाम राज्य दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र 1980 2 SCC 167 मामले में जस्टिस कृष्णा अय्यर की प्रसिद्ध टिप्पणी को उद्धृत किया, जिसमें समीक्षा की मांग जब तक कि पहला न्यायिक दृष्टिकोण स्पष्ट रूप से विकृत न हो, चंद्रमा की मांग करने जैसी है। एक कानूनी हार का बदला दोबारा देखने के निमंत्रण से नहीं लिया जा सकता है, इस उम्मीद में कि कोई त्रुटि मिल जाएगी और परिणाम उलट जाएगा। यानी जो पुनर्विचार याचिका थी वह यहाँ पर इसलिए थी कि उस पर क्या संशोधन हो सकता है, जिस पर नहीं थी कि निर्णय ही बदला जा सके। आगे इन्होंने बताया है कि इसके साथ ही न्यायालय ने भारतीय एयरटेल लिमिटेड बनाम एस राघवेंद्र साल 2024 6 SCC 418 ये नंबर हैं उन केसों के, जिस केस को हवाला देते हुए इस पुनर्विचार याचिका पर फैसला आया। इसमें उल्लेख करते हुए स्पष्ट किया गया कि केवल रिकॉर्ड पर मौजूद प्रत्यक्ष एवं स्वतः स्पष्ट गंभीर भूल के आधार पर ही समीक्षा की जा सकती है, किसी निर्णय को दोबारा बहस के लिए नहीं खोला जा सकता है। जो दूसरा पॉइंट था कोर्ट की ओर से, उसमें स्पष्ट किया गया कि आरटी अधिनियम की धारा 23 की वैधानिक व्याख्या, जिसमें खंडपीठ ने धारा 23 के शब्दों का गहन विश्लेषण किया। न्यायालय ने रेखांकित किया कि जहां धारा 23(1) में कोई भी व्यक्ति शब्द का प्रयोग भविष्य की भावी नियुक्तियों के लिए किया गया, वहीं धारा 23(2) के 2 परंतु स्पष्ट रूप से एक शिक्षक और प्रत्येक शिक्षक शब्द का उपयोग करते हैं। यानी स्पष्ट उन्होंने बताया कि एक शिक्षक वाला शब्द अलग है, प्रत्येक शिक्षक वाला, यानी दोनों धाराएं यहाँ पर स्पष्ट की। संसद द्वारा उपयोग में की गई शब्दावली में भिन्नता को लेकर आपने कई मैटर देखे होंगे, उसको लेकर भी इन्होंने कहा है कि संसद द्वारा उपयोग की गई शब्दावली में यह भिन्नता न तो आकस्मिक है और न ही महत्वहीन। जहां उपधारा 1 भविष्य में शिक्षक के रूप में किसी भी व्यक्ति की नियुक्ति की पात्रता को नियंत्रित करती है, वहीं उपधारा 2 का पहला प्रावधान विशेष रूप से आरटी अधिनियम के लागू होने की तिथि पर सेवा में मौजूद शिक्षकों से संबंधित है और उन्हें आवश्यक योग्यताएं प्राप्त करने के लिए समय देकर उनकी निरंतरता को सुरक्षित करता है। दूसरे शब्दों में पहले प्रावधान में व्यक्ति के स्थान पर शिक्षक शब्द का उपयोग यह स्पष्ट करता है कि वर्ष 2009 में आरटी अधिनियम की शुरुआत से ही विधायिका की यह मंशा थी कि इन सर्विस शिक्षक यानी वर्तमान में जो शिक्षक हैं वो निर्धारित न्यूनतम योग्यता मानकों को पूरा करें। इसी के साथ उन्होंने आगे बताया कि एनसीटीई की अधिसूचनाओं पर स्पष्टीकरण देते हुए पीठ ने यह भी कहा कि कोई भी अधीनस्थ कानून मूल अधिनियम के प्रावधान से ऊपर नहीं हो सकता है। साल 2017 का संशोधन कानून पूर्वव्यापी प्रभाव से लागू होकर केवल शिक्षकों को योग्यता हासिल करने के लिए एक अतिरिक्त अवसर प्रदान करता है, न कि उन पर किसी नई शर्त को थोपता है। साथ ही तीसरा जो तर्क दिया गया, जिसमें एनसीटी अधिनियम की धारा 12(a) का प्रभाव दिखा, न्यायालय ने टिप्पणी की कि याचिकाकर्ताओं ने धारा 12(a) के पहले प्रावधान पर तो पूरा ध्यान दिया, परंतु इसके दूसरे प्रावधान को देखना भूल गए, जो स्पष्ट रूप से यह निर्देश देता है कि पहले प्रावधान के तहत आने वाले शिक्षकों को भी आरटी अधिनियम के तहत निर्धारित समय के भीतर न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता प्राप्त करनी होगी। साथ ही चौथा जो तर्क कोर्ट की तरफ से दिया, जिसमें सेवा शर्त और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की संवैधानिक आवश्यकता के बारे में बताया गया, जिसमें न्यायालय ने सेवा शर्तों में अवैध बदलाव के तर्कों को पूरी तरह खारिज कर दिया। पूर्व के फैसलों का पुनः उल्लेख करते हुए पीठ ने स्पष्ट किया कि टीईटी न केवल एक अनिवार्य पात्रता आवश्यकता है, बल्कि अनुच्छेद 21(a) के तहत गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के अधिकार से प्रभावित होने वाली एक संवैधानिक आवश्यकता भी है और हम इस स्थापित कानूनी स्थिति से पूरी तरह वाकिफ हैं। किसी कानून के लागू होने को कभी भी एक बुराई के रूप में नहीं देखा जा सकता है। आगे इन्होंने बताया, बाल अधिकारों की सर्वोपरिता बनाम शिक्षकों का हित। राज्यों द्वारा बड़े पैमाने पर शिक्षकों के बाहर होने की चिंताओं पर प्रतिक्रिया देते हुए न्यायालय ने बच्चों के अधिकारों को सर्वोपरि माना है। आरटी अधिनियम बच्चों पर केंद्रित कानून है और इसे इसी रूप में देखा जाना चाहिए। शिक्षकों की सेवा बच्चों के शैक्षणिक भविष्य की कीमत पर नहीं आ सकती है। पीठ ने याद दिलाया कि इस कानून को लागू हुए 15 वर्ष से अधिक का समय बीत चुका है, जो किसी भी शिक्षक के लिए यह योग्यता हासिल करने के लिए पर्याप्त से भी अधिक समय है।
इसी के साथ ही न्यायालय का अंतिम निर्णय और संशोधित निर्देश दिए गए, जिसमें शिक्षकों को राहत दी गई। सुप्रीम कोर्ट ने निष्कर्ष निकाला कि पिछले आदेश में ऐसी कोई स्पष्ट या गंभीर त्रुटि नहीं है जो समीक्षा याचिका को स्वीकार करने का अधिकार आधार बनी, अतः समीक्षा याचिकाएं खारिज की जाती हैं। हालांकि व्यवहारिक न्याय सुनिश्चित करने के लिए न्यायालय ने नागालैंड राज्य बनाम लिपोक AO 2005 3 SAC नंबर 752 का हवाला दिया, जिसमें तकनीकी दृष्टिकोण के स्थान पर वास्तविक और पर्याप्त न्याय को प्राथमिकता दी गई। खंडपीठ ने माना कि यदि हजारों संख्या में शिक्षक अचानक सेवा मुक्त होते हैं तो स्कूलों की व्यवस्था ठप हो सकती है। इस पर व्यवहारिक संकट से बचने के लिए न्यायालय ने निम्नलिखित संशोधन राहत प्रदान की है, जिसमें पहला इन्होंने कहा कि समय सीमा में विस्तार, यानी अनुच्छेद 142 के अंतर्गत न्यायालय में पूर्व के निर्णय के पैराग्राफ 217 में दिए गए निर्देश को संशोधित किया, जिसमें TT पास करने की जो समय सीमा थी 2 साल से बढ़ा करके उसको 3 साल कर दिया गया और नई अंतिम तिथि लागू कर दी गई। अब इन सर्विस शिक्षकों के लिए TT पास करने की अंतिम तिथि 31 अगस्त साल 2028 निर्धारित कर दी गई है। पूर्व में यह तिथि 31 अगस्त 2027 निर्धारित की गई थी। भविष्य में कोई छूट नहीं मिलेगी, ऐसा भी इन्होंने कह दिया। न्यायालय ने साफ किया कि समय सीमा बढ़ाने की किसी भी अन्य याचिका या प्रार्थना पर अब भविष्य में विचार नहीं किया जाएगा। साथ ही TT परीक्षाओं का नियमित आयोजन करने के लिए राज्यों को निर्देश दिया। राज्यों और सक्षम अधिकारियों को निर्देश दिया गया कि वे योग्य इन सर्विस शिक्षकों को पर्याप्त अवसर प्रदान करने के लिए वर्ष में 2 बार लगभग 6 महीने के अंतराल पर TT परीक्षा का आयोजन सुनिश्चित करें। अब इस आंशिक राहत के साथ सभी समीक्षा याचिकाओं का निपटारा करते हुए उन्हें खारिज भी कर दिया गया। साथ ही केस का विवरण है, जिसमें केस उत्तर प्रदेश राज्य बनाम अंजुमन इसाते तालीम ट्रस्ट यानी महाराष्ट्र यहाँ पर होना चाहिए, लेकिन जो समीक्षा याचिकाएं थी वो अलग अलग थी और संबद्ध मामलों को लेकर ये सुनवाई हुई। इसका केस नंबर 5343/4/2025, सिविल अपील नंबर 1385/2025 था और न्यायिक पीठ जिसमें जस्टिस दीपांकर दत्ता, जस्टिस मनमोहन और फैसले की जो तारीख है ये जो आपने देखा ये 29 मई 2026, जिसमें सिटेशन 2026 INSE 597 रहा। मुझे उम्मीद है आप इस वीडियो को पूरा अगर देख लिए हैं यहाँ तक तो आपके सब कुछ समझ में आ गया है। आप डायरेक्ट अगर इस परीक्षा के दायरे में आते हैं तो तैयारी करना शुरू कर दीजिए। परीक्षा 6 बार में आपको निकालनी है। वीडियो को लाइक और शेयर करिए। हमारे चैनल पर नए हैं तो अगले इसी तरह के महत्वपूर्ण अपडेट को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। धन्यवाद।